नीट 2024 के रिजल्ट के बाद लाखों स्टूडेंट्स का दिल टूट गया। डेफिनेटली इतना ज्यादा हाई रैंक इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला, लेकिन इससे हमें ये भी पता चला कि जो फ्यूचर नीट एस्पिरेंट है, नीट 2025, नीट 2026, उनको एक बहुत बड़ा लेसन ये सीखने को मिला कि अगर तुम्हें मेडिकल कॉलेज की सीट चाहिए तो डेफिनेटली तुम्हें हाई स्कोर करना होगा। अगर हम एग्जाम लीक्स और वो सारी चीजें भी हटा दें, स्टिल द कंपटीशन इन नीट राइजिंग ईयर बाय ईयर। दैट इज वाई तुम्हें कोशिश करनी होगी कि तुम हर सब्जेक्ट में अप टू द मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ। दैट इज वाई टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बायोलॉजी। सबसे पहले हम बायोलॉजी की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स एंड देन आफ्टर एट द लास्ट हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे इन द अपकमिंग वीडियो। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। जस्ट बिकॉज तो थिंक अबाउट इट, अगर किसी स्टूडेंट के बायो में 360 आउट ऑफ 360 आते हैं, सो इसका मतलब वो 50% ऑफ द मार्क्स स्कोर ऑलरेडी कर चुका है। लेकिन अगर तुम्हारे बायो में ही फुल एंड फुल नहीं आ पा रहे, सो तुम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में थोड़ा सा लैग करोगे। सो दैट इज व्हाई द थिंग इज दैट कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए बायो का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज हम इसी वीडियो में जानेंगे कि एक साल के अंदर कैसे तुम नीट 2025 में बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो। कंप्लीट स्ट्रेटजी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बायो में रिवीजन होता है, चीजें याद नहीं होती, वो कैसे याद करना है वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। So, hello everybody, I am Deepak Sahu, a third year MBBS student in your dream college, that is AIIMS New Delhi, and I scored 715 out of 720 and all India rank was 5th, and मेरा बायो का स्कोर 360 आउट ऑफ 360 ही था बेसिकली। ओके, सो नाउ कमिंग टू द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज अप्रोच। यस, हमें बायो को अप्रोच कैसे करना है वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, फिर मैं बता दूं। सबसे पहली चीज, शुरू करने से पहले जितने भी ड्रॉपर्स ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो फॉर ऑल द नीट 2025 एस्पिरेंट्स, चाहे वो 12th में हो चाहे वो ड्रॉपर्स हो। लेकिन ड्रॉपर्स को के लिए मेरा एक स्पेशल सजेशन ये है कि सबसे पहले जो तुम्हारा सबसे वीकेस्ट पॉइंट है बायो का, उसे कवर अप कर लो। अगर तुम्हें इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम है उसे कवर कर लो। अगर तुम्हें मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल्स नहीं याद हो रहे हैं तो उसे डेफिनेटली पहले याद कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं वही एक चीज थी, वही हर्डल था, वही एक फत्तर था जिसने तुम्हें लास्ट टाइम रोका बायो में अच्छा स्कोर करने से। तो पहले उस फत्तर को ही अपने रास्ते से हटा दो। दैट इज व्हाई हील योर वाउंड्स, यानी कि अपनी जो वो है, अपनी जो ट्रबल्स हैं उसको पहले ही हटा दो। देन आफ्टर तुम शुरू से शुरू रीडिंग वगैरह स्टार्ट करना। ठीक है, नाउ कमिंग टू द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज आर वेरी क्लियर कि सबसे पहले हमें एनसीईआरटी को समझना है। लेकिन नीट 2024 के पेपर से हमें एक चीज पता चली कि हमें एक्स्ट्रा को भी इग्नोर नहीं करना है। यस, लेकिन एनसीईआरटी वर्सेस एक्स्ट्रा की लड़ाई में आपको एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा के हैं तो एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा कवर अप करने के चक्कर में तुम पूरा ग्रंथ लेके तो नहीं बैठोगे। ऐसा तो नहीं बड़ी बड़ी ट्रूमैन्स जैसी बुक्स पढ़ने बैठ जाओगे, नहीं नहीं। जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जितने एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट तुम्हारे टीचर्स तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हारे मॉड्यूल्स में जितना अच्छा लिखा है, या फिर तुम्हें जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, या फिर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, उसमें जो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं टॉपिक्स को तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना है, एंड यू आर डन विद द एक्स्ट्रा। सिलेबस की माने सो जो एनटीए है ना, उसने बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें की है नीट 2024 में। कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं डेफिनेटली, जैसे ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2024 के पेपर 2 का क्वेश्चन है, यानी कि सेक्शन बी का क्वेश्चन है। एक्चुअली नीट 2024 के सेक्शन बी का क्वेश्चन है। ये मेसोजोइक, प्रोटोजोइक, सीनोजोइक, कलेजोइक, डेफिनेटली आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन जो मॉड्यूल्स वगैरह पढ़ते हैं उनको इसके बारे में थोड़ा पता होगा। लेकिन सेक्शन बी का है तो थैंक गॉड थोड़ा सा बच गए। बट हम ये गारंटी से नहीं कह सकते कि नेक्स्ट ईयर सेक्शन ए में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आ भी सकता है, वी डोंट नो। सो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अप्रोच आपको रखना होगा। मेजरली रिलाई ऑन एनसीईआरटी, रीड इट अगेन एंड अगेन, जैसा तुम पढ़ रहे हो, सुबह शेड्यूल जैसा तुम कर रहे हो उसी को करते चलो, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा अप्रोच रखो। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा दिख रहा है छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, नाउ एक और क्वेश्चन जो नीट 2024 का ही है, ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के नाम पूछे, इनमें से कौन कौन सा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। अब जो एसएलई है तुम उसका पहली बार नाम सुनते हो जब तुम फर्स्ट ईयर में आते हो एमबीबीएस के, तभी मैंने कुछ एसएलई का नाम पहली बार वहीं सुना था। सो वही बात है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, सो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना होगा, थोड़ा सा मॉड्यूल्स वगैरह में थोड़ा अच्छे से करना होगा, थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना होगा। लेकिन अगर तुम मॉड्यूल्स में पढ़ोगे तो ऑटोइम्यून डिसीज में तुम्हें एसएलई का नाम डेफिनेटली मिल जाएगा, अगर तुम एक अच्छे मॉड्यूल या बुक से रीडिंग करते हो तो। ठीक है, नाउ आगे बढ़ने से पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर देते हैं। दैट इज, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें, बिकॉज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिलना वो भी अच्छी क्वालिटी के थोड़ा सा मुश्किल है। सो या लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू नीट प्रेप की मास्टर क्लास इन बायोलॉजी, एंड आई पर्सनली लाइक दिस बुक बिकॉज इट कंटेन 2700 से भी ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड एंड पीवाईक्यू रिलेटेड एमसीक्यूज व्हिच आर क्रिएटेड बाय डॉक्टर एन के शर्मा। इस बुक के सारे एमसीक्यूज जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस एंड अपडेटेड एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है। आपको सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, ऑडियो एंड टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, वो आपको एक टेलीग्राम बॉट के थ्रू मिल जाएंगे, जिसका इंस्ट्रक्शन बुक के एकदम स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि आपको कैसे एक्सेस करना है। इंटरेस्टिंगली दिस बुक कंटेन 4 प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट एंड 4 यूनिट बेस्ड टेस्ट भी हैं। एंड फाइनली इस बुक में आपको नीट 2024 का मेन पेपर, इसके साथ साथ जो नीट 2024 का झज्जर वाला पेपर था वो भी आपको मिल जाएगा। बुक को ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में लिंक है, उसको लिंक को ओपन करने के बाद बुक्स वाले सेक्शन में जाके बुक को सिलेक्ट कर, देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड अपना एड्रेस फिल करने के बाद पेमेंट मेथड सिलेक्ट करें एंड पे नाउ पे क्लिक करें। सो whom you are waiting for, order now। रिसोर्सेज सही से यूटिलाइज करने के बाद बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारी बुक्स एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस है, पीवाईक्यू डेफिनेटली, पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ क्वेश्चन फ्रेमिंग, जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए थे, और जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा हूँ,
मैंने हर पैराग्राफ से जितने टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने खुद बनाए। मैंने हर चैप्टर के क्वेश्चंस खुद से बनाए। जब भी मुझे वो चैप्टर रिवाइज करना होता था, मैं अपनी एनसीईआरटी में जो सबसे ऊपर सारे क्वेश्चन लिख देता था। मैं क्वेश्चंस के आंसर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता था, जहां पे अटक जाता था वो देख लेता था। सो तुम खुद से फ्रेमिंग कर सकते हो, चाहो तो बुक्स भी कर सकते हो। बुक्स तो करनी है डेफिनेटली, बट खुद से फ्रेम करोगे। जैसे तुम रीडिंग कर रहे हो तो तुम सोचो कि इस पैराग्राफ से क्या टफ क्वेश्चन आया जा सकता है, इस पैराग्राफ से क्या असर्शन रीजन बनाया जा सकता है, इस पैराग्राफ से अगर मैं 4 स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मैं कितना टफ बना सकता हूं। जब तुम इस तरीके से एनसीईआरटी की रीडिंग करते हो, तुम बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस रीड किए जा रहे हैं, हाँ इन्फॉर्मेशन ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, नहीं। लेकिन जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो उसको पढ़ रहा है, वो समझ रहा है, वो ये भी सोच रहा है कि इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, इससे क्या टिपिकल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये चीज भी तुम्हें समझनी होगी, और ये धीरे धीरे विद द प्रैक्टिस विद फ्रेमिंग तुम्हारे अंदर आएगी। सो दैट इज व्हाई मैं तुम्हें यहाँ पे फ्रेमिंग अपनी दिखा रहा हूँ कि मैंने कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए थे। पीवाईक्यू एनालिसिस, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। देखो, जब कभी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो तो जिन टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए गए हैं उन टॉपिक से अगेन क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उनको थोड़ा सा और अच्छा स्ट्रॉन्ग तुम्हारा वो होना चाहिए। वो टॉपिक्स तो वीक होने ही नहीं चाहिए। और बायो में तो सिंपल रूल है, कोई भी टॉपिक वीक नहीं होना चाहिए। बायो में कोई वो नहीं है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। बायो में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मतलब सब कुछ जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है शुरू से लेके एंड तक, एक्सरसाइज से लेके इंटेक्स के क्वेश्चन से लेके सब कुछ बायो में इंपॉर्टेंट है। एक एक डायग्राम की डिटेल्स, उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग अगेन एंड अगेन, एंड तुम्हें करना होगा। सो नाउ कमिंग टू द रूल ऑफ एमसीक्यू। देखो, अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताकि इन एग्जाम अगर तुम्हें ऐसा कुछ मिले तो तुम सॉल्व कर पाओ। जब कभी भी मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस जो तुम्हारे हमारे नीट में होते हैं, सो जब कभी तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन मिले जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, तुम्हें लग रहा है इसके एक से ज्यादा 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, सो हमेशा मार्क करना जो ज्यादा करेक्ट हो। मतलब कोशिश करो जो ज्यादा करेक्ट है उसको मार्क करने की कोशिश करो, क्योंकि 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं लेकिन उसमें से ज्यादा सही कौन सा है तुम्हें वो मार्क करना है। ये चीज मैंने मॉक टेस्ट वगैरह में बहुत प्रैक्टिस की थी कि जो ज्यादा सही होता है तो हमेशा उसको मार्क किया करो। जब कभी कंफ्यूज हो जाओ, ज्यादा सही वाले को मार्क करो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द रीडिंग पोर्शन, जब कभी भी तुम एनसीईआरटी रीड करोगे, सो सिंस हमें पता है कि जो वेटेज है एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस ड्राइव किए जा रहे हैं वो डायरेक्टली नहीं है। नीट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, बायो का पेपर लेंथी हो गया है, इस वजह से फिजिक्स और केमिस्ट्री करने के लिए थोड़ा टाइम कम पड़ रहा है। सो दैट इज व्हाई तुम्हें रीडिंग अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और वो कब अच्छी होगी, जब तुम्हें एनसीईआरटी की अच्छी से रीडिंग की होगी। अब एनसीईआरटी की रीडिंग करते वक्त तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि जब कहीं भी कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप दिखाई दे, यानी कि कोई चीज एनसीईआरटी ही एक्सप्लेन कर रही है कि इसकी वजह से ये हुआ या इसकी कारण ये होता है, सो उससे असर्शन रीजन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि एनसीईआरटी में जहां कहीं बिकॉज या फिर कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है, जहां कहीं भी कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है कि ये एक रीजन है और ये एक इफेक्ट है, जहां कहीं भी ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तुम्हें समझना होगा कि वहां से असर्शन रीजन आने के चांसेस हैं। इस तरीके से तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। नाउ कमिंग टू द मल्टीपल करेक्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल करेक्ट टाइप में तुम्हें इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो दैट इज व्हाई आई वांट टू से कि मल्टीपल करेक्ट में जहां कहीं भी तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जाए, जैसे तुम्हें एग्जांपल्स, हर चीज के एग्जांपल्स याद होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एकाइनोडर्मेटा फाइलम होता है, ठीक है। फाइलम एकाइनोडर्मेटा के उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। उन्होंने बोला कि इनमें से कितने एकाइनोडर्मेटा के एग्जांपल्स हैं, 4 5 6 7। तो तुम्हें एक्चुअली याद होना चाहिए कि एकाइनोडर्मेटा का कौन है कौन नहीं है। वो तुम्हें कब याद होगा, जब तुम्हें सब कुछ पता हो कि कौन सी चीज किस कैटेगरी के अंदर आती है। सो दैट इज बाय मल्टीपल करेक्ट, तब जाके तुम कर पाओगे। सो वही है, रीडिंग में इन सारी छोटी छोटी चीजों को याद करके, इन सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान देके जब तुम रीडिंग करोगे तब जाके वो इफेक्टिव होगा। नाउ स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट 1 बहुत इजी होता है, इंसर्शन रीजन से ज्यादा इजी होता है। मैचिंग इज वेरी इजी थिंग, बिकॉज अगर तुम्हें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो अभी तुम 2-3 एरो से मैच करके तुम वो सही ऑप्शन टिक कर सकते हो, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। नाउ एसेंशियल्स ऑफ बायोलॉजी में आते हैं। सबसे पहली चीज होती है बायो में रिवीजन, डेफिनेटली। इसको मैंने रूल ऑफ 2 वीक्स के उससे बनाया। एक्चुअली क्या है, क्योंकि अगर तुम देखो ना, जैसे कोई चीज तुमने आज पढ़ी, सपोज दैट आज तुमने जेनेटिक्स का कोई चैप्टर पढ़ा, 2 हफ्ते बाद तुम सच में भूल जाओगे कि तुमने कौन से साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या उसने डिस्कवर किया था, उसका क्या एक्सपेरिमेंट था, तुम्हें याद नहीं रहेगा। 2-3 हफ्ते में वो चीज वैनिश हो जाती है। इसलिए हर 2 से 3 हफ्ते में तुम्हें क्या करना होगा, उस चीज को रिप्लेनिश करना होगा। मैंने वही बताया ना, साइनेप्स थ्योरी। तुम्हें उस चीज को क्या करना होगा, अपने साइनेप्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। कैसे करोगे, रिपीटेशन से। अब रिवीजन करने के 2 तरीके, या तो तुम चीजें शॉर्ट नोट्स पे चले जाओ, जो हम बात करेंगे और हमने ऑलरेडी बात की हुई है, बट फिर स्टिल वी विल टॉक अबाउट इट, या तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। बायो में दोनों ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं कि रिवीजन करने के लिए तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो, रिवीजन करने के लिए तुम शॉर्ट नोट्स भी जा सकते हो। बट द मोर एप्रोप्रिएट वन इज पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तुम्हें एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या भूल चुके हो, क्या एक्जैक्टली याद है। फिर शॉर्ट नोट्स रीड करोगे तो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हें समझ में आया रिवीजन कैसे करना है। रूल नंबर 1, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उस चैप्टर की, जितना बन रहा है नहीं बन रहा बस लगाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम क्या भूल चुके हो, और तुम्हें पता चल जाएगा तुम अक्सर क्या भूलते हो, उसी से तो तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे। फिर जो शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं तुम्हारे या फिर किसी और के हैं, उसको जाके रीड करो तो तुम्हारा कंप्लीट रिवीजन उस चैप्टर का हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द शॉर्ट नोट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है शॉर्ट नोट्स में, मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है कि शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो सकते हैं। डेफिनेटली बहुत सारे लोग शॉर्ट नोट्स से नहीं बनाते, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग, इससे अच्छा तो मैं एनसीईआरटी के साइड में लिख लूं। वो भी अच्छा ऑप्शन है, नो डाउट, बट कोशिश करो
हर चैप्टर का एक पेज में शॉर्ट नोट हो, बस एक पेज में। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें एनसीईआरटी को ही कॉपी करना है, मैं ये बोल रहा हूँ उस चैप्टर में जो तुम्हें सबसे टफेस्ट पार्ट लगता है उस चैप्टर, जैसे फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है, एवोल्यूशन वाला चैप्टर, उसमें जितने भी तुम्हें ईयर्स दिए गए हैं, या फिर हमारा एनवायरनमेंट वाला चैप्टर, उसमें जितनी भी ईयर्स हैं, अमेज़न में क्या है, कितना है, सो जितनी भी डेटा दिया गया है, वो जो तुम्हें टफ पार्ट लगता है, जो तुम अक्सर भूल जाते हो, यस, सो राइट ओनली व्हाट यू फॉरगेट। जिस चीज़ में तुम्हें कंफ्यूजन है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तुम्हें समझ नहीं आता कि एल्डोस्टेरोन जब ट्यूब्यूल्स पैक करता है तो क्या चीज़ अंदर जाती है, क्या चीज़ बाहर आती है, तुम्हें नहीं पता कि वाटर एंड सोडियम का वो रीअब्जॉर्प्शन घटा रहा होता है, एंड एक्चुअली क्या होता है, पोटेशियम एंड प्रोटॉन्स का वो सिग्रेशन बढ़ा रहा होता है। सो वही बात है, ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती है ना जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ वही लिखो शॉर्ट नोट्स में। पूरा ग्रंथ लिखने की जरूरत नहीं है, क्या हुआ कहा नहीं, जो तुम भूल जाते हो, जिसमें तुम्हें कंफ्यूजन होता है, बस वो लिख लो। कुछ नहीं करना है, एक पेज, एक एनसीईआरटी का एक चैप्टर, बस एक पेज, बस दैट्स इट। ओके, एंड अगर आपको और ज्यादा जानना है शॉर्ट नोट्स के बारे में, तो मैंने एक शॉर्ट नोट्स फुल वीडियो बनाया हुआ है, बहुत ही डिटेल, एक्चुअली कैसे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे हर चैप्टर के। एंड मेरे शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम जो मेरा चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो गो एंड चेक इट आउट। नाउ कमिंग टू द अनदर थिंग, कि जो थिंग है लाइक हमारी एनसीईआरटी में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो तुम फैक्ट्स लिख सकते हो, टेबल्स, यस, तुम्हें चीजें याद होंगी, लाइक उसमें बहुत सारे टेबल्स हैं, लाइक बायोमोलिक्यूल्स में बहुत सारे टेबल्स हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आता है, एसेंशियल एलिमेंट्स बॉडी में कौन कौन से हैं, कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का कितना कंपोजिशन हमारी बॉडी में होता है, वाटर कितना परसेंट है, एवरीथिंग, ये छोटी छोटी डिटेल्स पूछी जाती है। मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट, बहुत सारी चीजें हैं। साइंटिस्ट इन ईयर, देखो साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट जो तुम्हारे स्टार्टिंग ऑफ द यूनिट में होता है, कुछ साइंटिस्ट होते हैं बीच वाले, तो जो चैप्टर के बीच वाले हैं वो डेफिनेटली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी ईयर्स, उन्होंने किस ईयर में क्या किया, उनको नोबेल प्राइज कब मिला, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। आजकल एक्सपेरिमेंट से बहुत पूछा जा रहा है कि उस साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था। दिस इज अ वेरी पेटेंटेड क्वेश्चन जो आजकल पूछे जा रहे हैं। अनदर थिंग, डायग्राम्स को मिस नहीं करना है, डेफिनेटली डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा वो एरेज हो गया बट कोई बात नहीं। सो नाउ डायग्राम्स डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तुम्हें वो आना चाहिए कि लाइक इसकी लेवलिंग क्या है, इसका क्या डिस्क्रिप्शन है, ये किस उससे बिलोंग करता है, क्योंकि कभी कभी हमें डायग्राम नहीं समझ में आता कि क्या है। सो ये चीज तुम्हें समझना चाहिए कि डायग्राम्स आर अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सो देयर आर फैक्ट्स, देयर आर टेबल्स, देयर आर साइंटिस्ट इन ईयर्स, देयर आर डायग्राम्स, दीज आर द थिंग्स यू नीड टू कंसीडर व्हाइल रिवाइजिंग इन वेल प्रैक्टिसिंग। ओके, नाउ एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें टोटल नंबर ऑफ रीडिंग कितनी लेनी चाहिए एनसीईआरटी की। सो द थिंग इज दैट 2 साल की जर्नी में मैंने एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ा है वो है 16 से 20 बार पढ़ा होगा। कुछ चैप्टर ज्यादा बार पढ़े होंगे जो मुझे लगता है ज्यादा, कुछ चैप्टर बहुत ईजी होते हैं, उनको बार बार पढ़ने वो याद हो जाते हैं, छोटे से चैप्टर्स होते हैं तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मल्टीपल रीडिंग की होती है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स चैप्टर उनमें मल्टीपल रीडिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे तुम्हारा बायोटेक वाला जो फर्स्ट चैप्टर है, तुम्हारे इनहेरिटेंस वाले जो फर्स्ट चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो फर्स्ट चैप्टर, उसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑन एन एवरेज देखा जाए 8 से 12 बार तुम्हें एनसीईआरटी को पढ़ना है। मैं काउंट करते हुए कभी नहीं पढ़ना कि मैंने एक बार पढ़ ली, मैंने 2 बार पढ़ लिया, मैं 8वीं बार पहुंच गया, अब मैं 12 पे पहुंच गया, अब खत्म, अब नहीं पढ़ूंगा, नहीं। जितनी बार मौका मिल जाए उतनी बार पढ़ लो। मैंने ऐसे किया था, जितना टाइम तुम्हें मिल जाए, जैसे रीडिंग खत्म हो गई, एक रीडिंग पूरी एनसीईआरटी खत्म हो गई, टाइम है एक और रीडिंग स्टार्ट करते हैं, टाइम है एक और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दिस इज द थिंग, दिस इज द अप्रोच कि कभी भी रुकना नहीं होता है। चाहे तुम्हें जितनी थकान हो रही हो, तुम्हें लग रहा हो कि आई हैव ऑलरेडी डन इट सो मेनी टाइम्स, रीड इट अगेन, यू विल फाइंड समथिंग न्यू अगेन। ओके, सो नाउ एट लास्ट आई वॉन्ट टू से समथिंग टू द होल जेन जी जनरेशन, जितनी भी जेन जी जनरेशन है, चाहे वो मेडिकोज हो या फिर कुछ भी हो, क्योंकि स्टूडेंट्स डेफिनेटली काफी ज्यादा फील करते हैं, लेकिन आजकल एडल्ट्स भी बहुत ज्यादा फील करने लगे हैं, दैट इज कंपेयरिंग ourselves with other। हम दूसरों को देखते हैं, हम उनसे कंपेयर करने लगते हैं कि मैं उसके जैसा क्यों नहीं, या फिर मैं उसके जैसा बन भी पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। सो प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग। तुम्हें किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है और तुम्हारे जैसा भी कोई नहीं है। दैट इज, यू आर यूनिक इन योरसेल्फ। जो मैंने खुद अपने आप को भी समझाया कि यार दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि उससे अनहैप्पीनेस के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, एंड हम दूसरों की जैसे क्यों बने, और दूसरे भी हमारी तरह नहीं है। सो वी आर यूनिक, वी ऑल आर यूनिक इन आवरसेल्फ। कंपेयर नहीं होना है, कंपेयर नहीं करना है, अनहैप्पी नहीं होना है, अपनी प्रिपरेशन में ध्यान रखना है, हैप्पीनेस के साथ, एक अच्छी सी स्माइल के साथ। एंड हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, जब तक के लिए गुड बाय।